तो देखिए, आज हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीएससी की जो प्रीलिम्स 2022 के एग्ज़ाम है उसमें इकोनॉमी के सेक्शन में हम लोग चूँकि फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाला है वो मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पोटेंशियल है। तो आज हम उसमें जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अभी न्यूज़ आया है उस न्यूज़ में ये आया है कि जो इन्फ्लेशन है वो 8 साल में सबसे ज़्यादा है। अब ये तो हो गई बहुत कह सकते हैं इकोनॉमी के टर्म में। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो पिछले 8 साल में सबसे ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ गई है। तो 8 साल में जो महंगाई बढ़ी है वो अभी अप्रैल के आंकड़े दिखाते हैं 7.79%। ठीक है, ये महंगाई बढ़ी है 7.79% अप्रैल 2022 में 8 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई। मीन्स इंडिया रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन एट 8-year हाई ऑफ 7.79% इन अप्रैल 2022। तो ये हो गई न्यूज़। अब ये न्यूज़ हमारे यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले हम जो इन्फ्लेशन की बात आई कि इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, राइट। पहली मुद्दा तो यही हो गया कि मुद्रास्फीति क्या होती है। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है, अगर हम सीधी सी बात करें तो प्राइस जो होते हैं राइज होते हैं, मतलब महंगाई बढ़ती है और प्राइस राइज होते हैं, कीमतों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जैसे कि मतलब आप जो साबुन लेने जा रहे हैं या फिर आप जो भी डेली यूज़ की जो चीज़ें लेने जा रहे हैं, अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है, प्राइस में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसको आम भाषा में महंगाई कहते हैं और इकोनॉमी के टर्म में उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो 8 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी। अब महंगाई बढ़ी तो महंगाई इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? तो इन्फ्लेशन को मैंने आपको नॉर्मल भाषा में समझा दिया कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस का राइज होना है। लेकिन अगर उसको हम एक सही टर्म में देखें कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन की स्थिति कैसे आती है, तो इन्फ्लेशन कैसे होता है कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मनी है, राइट, मनी है मतलब लोगों की जेब में जो पैसा है, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मनी सप्लाई जो है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझिए आप इस बात को कि जब लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होगा तो वो खर्चा ज़्यादा करेंगे, और जब वो खर्चा ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन जो है क्या होता है, प्राइस का बढ़ना होता है, कीमतों का बढ़ते रहना होता है। और इन्फ्लेशन का क्या कारण है? तो इन्फ्लेशन का कारण एक तो मैंने डिसाइड किया, मनी सप्लाई होता है कि मुद्रा की जो पूर्ति है, सप्लाई है, वो बढ़ जाए, और इसके साथ साथ जो है डिमांड बढ़ जाए, चीज़ों की डिमांड जो है, मांग जो है वो बढ़ जाए, तो मांग से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। और साथ में क्या हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई जो है वो कम हो जाए, मतलब आपूर्ति जो है वो उसकी कम हो जाए। तो कारण आप समझ रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है, डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई इतनी ना हो पाए, तो चीज़ों के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये जो है मैंने आपको समझाया कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्फ्लेशन का मतलब तो आपने समझ लिया, लेकिन ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, मतलब इसके पीछे कारण क्या क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मतलब जो है ये महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ने का सबसे पहला कारण तो है कि जो रशियन इन्वेजन है, रशिया के द्वारा यूक्रेन पे जो वॉर किया गया है, ये पहला कारण जो है देख रहे हैं हम लोग कि इसके कारण से जो है चीज़ें महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अगर हम देखें, कुछ लोग चूंकि नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अगर आप डिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे तो जो अक्टूबर 2019 से लगातार जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो रशिया का वॉर तो जो अभी शुरू हुआ है, रशियन इन्वेजन जो है वो रिसेंटली है, तो पहले से चूंकि अक्टूबर 2019 से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, रशियन यूक्रेन जो वॉर है वो तो एक कारण है ही, लेकिन टोटली वही एक कारण है ऐसा भी नहीं हो सकता है।
तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अभी जो प्राइजेस हैं वो अभी क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो फूड आर्टिकल्स हैं, राइट, जो खाद्य वस्तुएं हैं, उनके प्राइजेस हाइक हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो फूड आर्टिकल्स हैं उनके प्राइस हाइक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या फूड आइटम्स उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो पहला एक कारण है, ये ध्यान रखना है क्यों बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों को कहीं ना कहीं हम रशियन इन्विजन से देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा एडिबल ऑयल जो है, खाने का जो तेल है, राइट, उसकी सप्लाई चेन में डिस्टर्ब हुआ है। तो ये कारण हो सकता है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण है जो क्रूड ऑयल है, राइट, जो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है वो भी उसका भी आपने देखा होगा प्राइस हाइक हुआ है, तो ये दूसरा कारण है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस भी हाइक हुए हैं, ये भी एक कारण है। और जो अदर प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हाइक हुए हैं, ये भी एक कारण है। तो कुल मिला के जो है एक पूरा एक कह सकते हैं कि सभी कारण को अगर मिलाएं तो उसके कारण जो है ये महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो कैसे इंडिकेट्स होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स द राइज इन द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल जो है इन्फ्लेशन के ड्राइवर्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको ये समझाऊं तो प्राइमरी ड्राइवर्स जो होते हैं जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, शुगर हो गया, फिश हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑनियंस, ये सबके प्राइसेस जो बढ़ जाते हैं, राइट, तो इनसे जो है इसे हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ जाता है, राइट, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँ कि कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, इनके रिटेल जो प्राइस होते हैं इनको भी कंसीडर किया जाता है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपसे पूछा जाएगा, एक एग्जाम में पूछा गया है, सीडीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है कि इन्फ्लेशन के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें हैं। तो वीट हो गया, पैडी हो गया, शुगर हो गया, तो उसमें एक ऑप्शन टोबैको का भी दिया गया था, तो टोबैको उसमें नहीं आता है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उसके क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला जो उसमें इम्पैक्ट होगा तो वो होगा, देखो इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब उसके प्रभाव क्या होंगे। तो अगर इम्पैक्ट की बात करेंगे, प्रभाव की बात करेंगे, तो सबसे पहला प्रभाव हो गया क्या कि भाई गरीबों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, सीधी सी बात है, क्योंकि गरीब लोग जो है उस हिसाब से जो है चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं, अपने खर्चे को बंद कर देते हैं। और जिनके पास बहुत पैसा है उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो गरीब है उन पर इम्पैक्ट इसका पड़ता है। कहीं ना कहीं प्राइस जो है राइज होते हैं, प्राइस राइज होते हैं। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि जो हमारी परचेजिंग पावर है, ठीक है, जो हमारी परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। परचेजिंग पावर मतलब जो चीजें आप खरीद रहे थे उन खरीद जब आप परचेज करने जाएंगे तो उनको क्या करेंगे, कम कर देंगे। मतलब मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में डिमांड जो है वो कम हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अभी जो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है लोग खर्चा करना कम कर देंगे और डिमांड कम हो जाएगी आगे जाके। तो इससे इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरी बात ये है कि जो करेंसी वैल्यू है, ठीक है, करेंसी वैल्यू है, तो करेंसी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि मतलब जो चीज़ आप पहले 20 रुपए में खरीद रहे थे, अब वही चीज़ के लिए आपको 30 रुपए देना पड़ेगा, तो करेंसी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, ये डेप्रिशिएशन हो जाएगा करेंसी का, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी। अगर हम ऐसे कहें कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सचेंज रेट इंप्रूव नहीं होगा, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज रेट
मतलब एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूंगा तो इम्प्रूव नहीं होगा। आप समझिए कहने के मतलब ये है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आगे संभावना ये है कि जो फूड इन्फ्लेशन है आगे जो इन्फ्लेशन है और भी बढ़ने की इसकी संभावना है। आगे भी जो फूड इन्फ्लेशन है, ये चौथा पॉइंट हो गया, इसी के साथ ही पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो आगे जाके जो इन्फ्लेशन है, आगे जाके जो इन्फ्लेशन है वो और भी बढ़ेगा। ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी इम्पैक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, राइट, वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन इस हिसाब से चल रही है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब विदेशी निवेश जो बाहर से पैसा आता है, मार्केट की सिचुएशन देख के इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद फिर हम देखेंगे कि जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स जो हैं, सेविंग्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि महंगाई है, लोगों के पास पैसा बचाने के लिए उतना नहीं होता है, तो सेविंग्स कम हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ऑल कंट्रीज आर फीलिंग द हीट। मतलब सभी देश इससे जो है जूझ रहे हैं। तो इसका मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इसका इम्पैक्ट होगा वो भी होगा, और ये क्या करेगा, हिट करेगा ग्रोथ, ग्लोबली जो है पूरी दुनिया में ये ग्रोथ को जो है हिट करेगा जाके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, राइट, वो डिक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी डिक्रीज। और साथ ही साथ जो है कहीं ऐसा हो सकता है कि इसके द्वारा जो है आगे चल के जब क्या हो जाता है कि आगे चल के इसमें डिमांड कम हो जाएगी, तो ये ऐसी सिचुएशन पे चलती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन की जो पोजीशन आएगी वो हो सकती है। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि स्टैगफ्लेशन में हाई इन्फ्लेशन रहता है। स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन में हाई इन्फ्लेशन रहता है, मतलब महंगाई ज़्यादा रहती है, ठीक है, और महंगाई ज़्यादा से मुद्रास्फीति ज़्यादा रहती है, साथ ही साथ लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आपको बताऊं तो इसमें जो है कह सकते हैं कि अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, ठीक है। इसमें स्टैगफ्लेशन में हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, मतलब बेरोजगारी की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको स्टैगफ्लेशन का मतलब समझ में आया होगा कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, किसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कारण भी मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या कारण है इसके पीछे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इम्पैक्ट मैंने आपको बताए हैं, अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या होना चाहिए, राइट, इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए। तो हम समझ लेते हैं कि इसको इन्फ्लेशन रेट क्या डिसाइड किया गया, क्या कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिमम इन्फ्लेशन रेट जो होना चाहिए 4% मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम जो है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए 6% होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक उर्जित पटेल कमेटी है, ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, कमेटी उर्जित पटेल कमेटी है, उन्होंने अपना ये रिकमेंडेशन दिया था, उनकी अनुशंसा या उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिसाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये उर्जित पटेल कमेटी, तो उर्जित पटेल कमेटी आपको ध्यान रखना है कि उर्जित पटेल कमेटी क्या है। तो उर्जित पटेल कमेटी ने मिनिमम 4% की बात की थी, मैक्सिमम 6% की बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये -2 और +2 हो सकता है, ये फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, ये फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन आई है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आगे आएगा, कैसे होगा ये इसको कंट्रोल, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ।
कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आरबीआई काम करती है। इसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई, एक तो अगर मैं मेजर्स की बात करूं तो पहला मॉनेटरी मेजर्स है, मतलब मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई लेके आती है। फिर होता है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स का मतलब होता है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय सरकार लेके आती है। अब समझने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ दो तरह की पॉलिसी लेके आती है। एक पॉलिसी वो होती है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक को बोलते हैं हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब प्रसारवादी मौद्रिक नीति आरबीआई की। तो देखिए, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रसारवादी मौद्रिक नीति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंशनरी, ठीक है। मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो क्या करेगी? वो लिक्विडिटी बढ़ा देगी, मतलब मनी की सप्लाई को बढ़ा देगी। अब जब मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके द्वारा अगर पैसा ज्यादा मार्केट में चला जाएगा तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूपीएससी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये उसका उपाय नहीं है, ठीक है। ये उसका उपाय नहीं है, ये उसका मेजर नहीं है। मेजर क्या है? मेजर ये है कि अगर सरकार चाहेगी तो एक उपाय होता है जो मैं बता रहा हूं आपको, वो डीमोनेटाइजेशन होता है, जिसे मोदी जी ने किया था। तो इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या किया जा सकता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट पॉलिसी है जो मैंने आपको बताया। तो पहले तो साधारण भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एक तो डीमोनेटाइजेशन किया जा सकता है। डीमोनेटाइजेशन के बाद जो मनी की जो सप्लाई है, मनी की सप्लाई क्या करना पड़ेगा? मनी की सप्लाई कम करना पड़ेगा। जब मनी सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो लोगों की जेब में कम पैसा होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। अब इसके लिए जो आरबीआई पॉलिसी लाती है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई क्या लाती है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे संकुचनकारी मौद्रिक नीति। तो इसमें संकुचनकारी का मतलब क्या हो गया? ठीक है, कि मतलब मनी की सप्लाई को क्या करना है? कम कर देना है। मनी की सप्लाई को कम कर देना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी, क्रेडिट जो है कंट्रोल करना है। उसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं, इशू ऑफ करेंसी, ये भी एक तरीका है। तो ये आरबीआई जो है क्या कर सकती है? आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगी, रेपो रेट बढ़ाएगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी। तो ये आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके हैं। सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है टैक्सेस को बढ़ा देगी। सरकार जब टैक्सेस को बढ़ा देगी तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि लोगों का पैसा जो है क्या होगा? लोगों का खर्चा बढ़ेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे। और सरकार क्या कोशिश करे? गवर्नमेंट क्या कोशिश करे? सेविंग्स बढ़ा दे। या फिर सरकार क्या करे? सरप्लस बजट लेके आए। सरप्लस बजट, उसके साथ क्या कर सकती है सरकार? पब्लिक डेट। तो ये कुछ जो कारण जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उनको आपको ठीक से समझना होगा। और हमें क्या करना पड़ेगा? डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी एक तरीका है। तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए कि किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे फायदा किसको होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन से फायदा होता है, वो होता है जो डेटर्स होते हैं। डेटर्स का मतलब होता है कि जो ऋणी वर्ग होता है, मतलब जो उधार लेता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो पहला फायदा किसको होता है? डेटर्स को होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके एडवांटेज क्या है इन्फ्लेशन के? इन्फ्लेशन में डेटर्स को फायदा होता है, क्योंकि इससे जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसके टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं इसके द्वारा, इन्फ्लेशन के द्वारा। शॉर्ट टर्म में कंपनी को फायदा होता है क्योंकि उनको प्रॉफिट भी मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे डिमांड कम हो जाती है तो उनको फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान भी होता है। और व्यापारी वर्ग को फायदा होता है क्योंकि उनको मुनाफा हो जाता है, राइट। और जो जिनका इनकम चेंज होता रहता है, राइट, उन्हें इसका जो है फायदा होता है, ठीक है। व्यापारी वर्ग हैं, फार्मर्स हैं, क्योंकि उनको कीमत प्राइसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो ये तो हमने बात की किसकी, प्रॉफिट की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई लॉस किसको होगा, इस इन्फ्लेशन से किसको लॉस होगा। तो इन्फ्लेशन से जो लॉस होता है वो होता है जो कह सकते हैं कि कंज्यूमर, राइट। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो है उसका नुकसान होगा। और साथ में इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको नुकसान होता है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ आपके जो मनी लेंडर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। पेंशन वाले लोगों को इसका नुकसान होता है कि उनकी इनकम फिक्स होती है, तो कहाँ से महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे। जिनकी इनकम चेंज नहीं होती है, फिक्स इनकम है, उन्हें इसका लॉस होता है। तो ये एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है, राइट, इन्फ्लेशन जो है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम करता है कौन, इन्फ्लेशन को मेजर करने का या उसको आंकने का, कैलकुलेट करने का काम करता है NSO। NSO का मतलब क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो है, ये NSO जो है मंथली बेसिस पे, NSO मंथली बेसिस पे इन्फ्लेशन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है कैसे कैलकुलेट होता है, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये समझ लीजिए जरा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। इन दोनों को समझने की जरूरत है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए तीन चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो होते हैं फूड आइटम्स, एक तो होते हैं फूड आइटम्स, एक तो होते हैं फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के बाद होते हैं फिर फ्यूल, फ्यूल की बात करेंगे। और फ्यूल के बाद तीसरा होता है अदर प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कैसे काउंट किया जाता है, सबके द्वारा, ठीक है। ये सब मिला के हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, सबकी कीमतें कैलकुलेट की जाती हैं। अब ये कितने परसेंट है, ये 46% है। ये कितने परसेंट है, ये 47% है। अब फ्यूल कितना है, वो 7% है, ये 7%। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन को कहते हैं शीर्षक इन्फ्लेशन, शीर्षक मुद्रास्फीति। तो ये तीन चीजें, अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो 1, 2, 3 तीनों चीजों जो है उसमें कैलकुलेट की जाती है। कोर इन्फ्लेशन में क्या है, कोर इन्फ्लेशन में सिर्फ और सिर्फ ये जो है अदर प्रोडक्ट्स को इसमें शामिल किया जाता है, फूड आइटम्स और फ्यूल को इसमें से निकाल दिया जाता है। बचता क्या है, कोर इन्फ्लेशन। अब इनको निकाला क्यों जाता है, कोर इन्फ्लेशन जब हम काउंट करते हैं तो फूड आइटम्स और फ्यूल को क्यों बाहर किया जाता है, इसलिए बाहर किया जाता है क्योंकि इनकी जो सिचुएशन होती है, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब इनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है। तो क्या आप समझे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन फूड आइटम्स, फ्यूल और अदर प्रोडक्ट्स है, जबकि कोर इन्फ्लेशन क्या है, ओनली अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो कोर इन्फ्लेशन है वो 7.35% है, कोर इन्फ्लेशन जो है 7.35%, ठीक है। तो ये चीजें जो है मैंने आपको जो समझाई हैं, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टेग इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीजें मैंने जो आपको समझाई हैं, ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि CPI क्या होता है और WPI क्या होता है। तो CPI और WPI एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।